नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एक्सेलेंट करियर एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड एसएससी में पूछे गए महत्वपूर्ण मैथ के सवाल जो झारखंड दरोगा में आ चुके हैं और यही सारे क्वेश्चंस को मैं आज इस वीडियो में आपके साथ सॉल्व करूँगा और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है अगर आप झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सारे क्वेश्चंस को एक एक करके और देखते हैं। आप लोग के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि 82 32 158 है ना, एक नंबर दिया हुआ है 82,32,158 है ना। ये जो नंबर दिया हुआ है इसमें दो के स्थानीय मानों में कितना अंतर है, दो का जो स्थानीय मान है इसमें कितना अंतर है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो कहाँ है, दो एक यहाँ पर है और एक दो यहाँ पर है ना। तो ये जो दो है इसके स्थानीय मानों में कितना अंतर है, आपको यही क्वेश्चन बनाना है। तो दोस्तों, यहाँ पर दो ये और इसका स्थानीय मान कितना, पहले ये हम लोग लिखते हैं। तो आपको स्थानीय मान निकालने के लिए आता होगा तो आप ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से बना सकते हैं। तो इस दो का स्थानीय मान कितना होगा दोस्तों, इस दो का स्थानीय मान अगर आपको लिखना है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ये दो लिखिए आप, है ना। और इसके आगे क्या है, जितना भी अंक है, इस दो के आगे जितना भी अंक है आप इसको 0 लिख दीजिए, है ना। तो 1 2 3 4 5 यानी आप यहाँ पर 2 के ऊपर 5 0 बैठा दीजिए, है ना। ये 2 के ऊपर आप 5 0 बैठा दिए, यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका ये 2 लाख हो गया। कितना हो गया, 2 लाख। अब इस 2 का कितना होगा दोस्तों स्थानीय मान, तो जिसका भी स्थानीय मान निकालना है उस अंक को लिखिए आप, है ना। और यहाँ से क्या करेंगे आप, इसके आगे कितने अंक हैं 1 2 3, तो आप यहाँ पर 3 0 बैठा दीजिए, है ना। अब यहाँ पर ये दोनों जो नंबर बने हैं ये दोनों स्थानीय मान हैं, इस दो का स्थानीय मान और इस दो का स्थानीय मान। तो अब इसका अंतर पूछ रहा है। अंतर मतलब दोस्तों घटाव होता है। अंतर मतलब क्या होता है, घटाव होता है। तो चलिए अब इसका हम लोग जब घटाव निकालेंगे तो देखिए 2 लाख है ना, ये 2 लाख में 2000 आपका माइनस जाएगा। 2 लाख में 2000 अगर माइनस जाएगा तो दोस्तों आप बता सकते हैं 2 लाख में 2 लाख में अगर 2000 माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 1,98,000 है ना। 1,98,000 हमारा आंसर आएगा, है ना। तो दोस्तों ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है ना। तो इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन होता है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर आप जानते हैं तो सारे क्वेश्चन को अच्छे ढंग से आप बना सकते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों, हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है किसी संख्या में 9 से भाग देने पर शेषफल 8 बचता है। किसी संख्या में अगर हम 9 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचता है दोस्तों, 8 बचता है। 9 से भाग देते हैं तो शेषफल 8 बचता है। तो उससे दोगुनी संख्या में 4 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, है ना। तो उससे दोगुनी संख्या में अगर हम 4 से भाग देते हैं दोस्तों तो शेषफल कितना बचेगा। तो देखिए शेषफल कितना बचा था, 8 बचा था। तो आप इसको दोगुना कर दीजिए, है ना। आप इसको दोगुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 16 आ जाएगा। अब हम 16 में भाग देंगे 4 से, है ना। तो 16 में आप 4 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पर देख रहे हैं 4 चौक 16, 4 बार में जो है वो पूरी तरह से ये कट जाएगा, है ना। 4 बार में ये पूरी तरह से कट गया। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर 4 से हम लोग उस संख्या में भाग देंगे, उस संख्या के दोगुने में भाग देंगे तो हमारा कितना बचेगा, शेषफल 0। ये हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है ना। अब चलिए हम लोग तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याओं के इकाई अंक 3 है। 1 से 100 के बीच कितनी ऐसी अभाज्य संख्या है जिसका इकाई अंक 3 है। तो 1 से 100 के बीच वो अभाज्य संख्या लिखिए जिसका इकाई अंक 3 होगा। तो देखिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे 3 होगा, है ना। वैसे अभाज्य संख्या जो है वो 2 से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन हम लोग का ऐसा अभाज्य संख्या होना चाहिए जिसका इकाई अंक 3 है। तो इसमें 3 तो ले सकते हैं। उसके बाद कितना आएगा, 13 आएगा, फिर 23 आएगा, फिर क्या आएगा दोस्तों, 23 आएगा, है ना। उसके बाद क्या आएगा, 33 नहीं होगा, 43 हो सकता है, 43 होगा, है ना। फिर हम लोग का देख रहे हैं 53 होगा,
63 नहीं होगा, 63 अभाज्य संख्या नहीं है ना। फिर 73 होगा और क्या होगा दोस्तों, 83 होगा और 93 अभाज्य संख्या नहीं है ना। 93 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। तो अब देखिए कितना वैसा संख्या हम लोग को मिला, 1 2 3 4 5 6 7, यानी हम लोग का आंसर कितना होगा दोस्तों, हम लोग का आंसर जो होगा वो 7 होगा, है ना। हम लोग का आंसर कितना होगा, 7 होगा। तो इसी तरह से हम लोग सारा क्वेश्चंस को एक एक करके और आगे जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग बनाएंगे। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पर चलेंगे, है ना। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी संख्या में 125 से भाग देने पर भागफल 85 तथा शेष 22 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात करें, है ना। यानी आपको किसी संख्या में 125 से भाग देना है ना। आपको किसी संख्या में 125 से भाग देना है। तो देखिए 125 से आप किसी संख्या में भाग दीजिए। संख्या कहाँ पर है, यहाँ पर रहेगा, है ना। संख्या कहाँ पर रहेगा, यहाँ पर रहेगा, है ना। अब इसको कितना से भाग देना है, 125 से भाग देते हैं तो इसका भागफल कितना आ रहा है, भागफल आ रहा है 85 और शेषफल तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, नीचे लिखते हैं। तो शेषफल कितना आ रहा है, 22 आ रहा है। शेषफल कितना आ रहा है, 22, है ना। तो वो संख्या निकालिए। तो दोस्तों आपको ये फॉर्मूला जो है वो याद होगा कि अगर ये फॉर्मूला आपको याद होगा कि यहाँ पर जो होता है वो भाजक होता है। क्या होता है, भाजक। ये जो होता है वो भाज्य होता है ना। ये भाज्य होता है और ये हमारा क्या होगा दोस्तों, ये हमारा भागफल होता है। क्या होता है, भागफल, है ना। और ये हमारा क्या होता है, नीचे जो होता है वो शेषफल होता है, शेषफल, है ना। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ये चारों के बीच में क्या एक रिलेशन होता है। यहाँ पर रिलेशन होता है भाज्य बराबर कितना होगा दोस्तों, भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल, ये होता है दोस्तों, है ना। तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, है ना। तो अब चलिए हम लोग इसी के आधार पर ये क्वेश्चन बना देंगे, है ना। क्या होगा, यहाँ पर संख्या हम लोग को निकालना है। तो संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों, ये जो हमारा संख्या होगा वो देखिए यहाँ पर 125 गुने 85, है ना। भाजक गुने भागफल, तो गुने 85 और प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों, 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 22। अब इसको आप यहाँ से गुना कर दीजिए। तो 125 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 625 हो जाएगा। तो 625 का तो यहाँ 5 लिखेंगे, तो 625 का 5 लिखेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना बच जाएगा, ये जो है वो हमारा 62 बच जाएगा, है ना। 62 अभी हाथ में एक्स्ट्रा भी मेरे पास है। अब देखिए दोस्तों, अब हम 625 का 5 लिखे हैं तो मेरे पास अभी 62 बचा हुआ है। अब देखिए 125 को 8 से गुना करेंगे तो हमारा 1000 होगा और 1000 और ये 62 है, यानी 1062। कितना, 1062। टोटल ये देखा जाए तो कितना हुआ गुना हो करके 10,625 और इसमें प्लस आप 22 जोड़िएगा। कितना, 22 जोड़िएगा तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 10,625 में 22 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 10,647। कितना, 10,647। ये हमारा आंसर हो गया, है ना। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 3 + 7 + 11 + 15 + 19, है ना। इसी तरह से 80 पदों तक का योग क्या होगा, है ना। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर है 3 + 7 + 11 + 15 + 19 और इसी तरह से ये चलते जाएगा, है ना। और कहाँ तक जाएगा, 80 पद तक का योग, है ना। कहाँ तक, 80 पद तक का योग निकालना है। तो दोस्तों हम लोग को 80 पदों तक का योग निकालना है। तो यहाँ पहला टर्म कितना होगा, फर्स्ट टर्म जिसको बोलते हैं, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। तो ए कितना होगा, ए हमारा 3 होगा और डी कितना होगा दोस्तों, डी यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जिसको बोलते हैं या सार्व अंतर भी बोल सकते हैं। तो आप किसी भी आगे वाले टर्म को उससे एक पिछले वाले टर्म को आप घटाइए, है ना। कहीं भी घटाइए तो देखिए ये क्या मिलेगा आपको, हमेशा बराबर मिलेगा और हमेशा जो बराबर मिलेगा वही हमारा डी होता है। जैसे 7 में 3 घटाएंगे तो 4 मिलेगा, 11 में 7 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, 15 में 11 घटाएंगे तो 4 मिलेगा। यानी कि यहाँ पर सार्वअंतर जो है वो 4 का है। कितना का है, 4 का है ना। तो और ये जो सीरीज है वो एपी में है ना। ये सीरीज क्या है, एपी में है और तभी हम लोग इसका फर्स्ट टर्म ए ले लिए और सार्वअंतर यानी कि यहाँ पर 2
टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 4 है। तो अब हम लोग को निकालना है S80। क्या निकालना है, S80। S80 मतलब होता है कि इस जो सीरीज दिया हुआ है इसके 80 पदों का योग। तो 80 पदों का योग हम लोग कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है दोस्तों, 2 फॉर्मूला होता है SN, है ना। SN का 2 फॉर्मूला होता है, यानी सम टू n टर्म्स। क्या क्या होता है जरा आप इसे लिख लेंगे, है ना। SN बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1d। ये फॉर्मूला आप तब लगाएंगे जब आपको दोस्तों ये जो लास्ट वाला टर्म नहीं मालूम रहेगा, है ना। जैसे 80 पदों का योग, तो 80वां पद आपको नहीं मालूम है ना, तब आप ये लगाएंगे। लेकिन अगर आपको 80वां पद यानी जो 80वां पद पर है उसका वैल्यू क्या है वो अगर आपको मालूम है, तो अब जो नेक्स्ट वाला फॉर्मूला लिखेंगे वो आप लगा सकते हैं। SN बराबर क्या होता है, n/2 a प्लस L। और यहाँ पर L क्या है दोस्तों, L जो है जो आपका लास्ट टर्म होगा। तो इसमें 80वां पद में कौन है ये हमारा नहीं दिया हुआ है, तो इसीलिए हम जो है वो पहले वाले फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को बना लेंगे, है ना। तो 80 पदों का योग है। यहाँ पर n की जगह कितना है, 80 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 80/2, है ना। n/2 हो गया, और फिर कितना होगा दोस्तों, 2a की जगह हमारा कितना है, 3 है, और प्लस n-1d। n मतलब कितना, 80 है, 80 में 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 79 हो जाएगा, और d की जगह कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। d की जगह जो है वो 4 हो जाएगा। अब इसको आप यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए। तो 80 से देखिए ये 2 जो है वो 80 को कितना बार में काटेगा दोस्तों, ये जो है यहाँ से काटेगा 40 बार में। कितना बार में, 40 बार में। तो ये तो 40 हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग और कैलकुलेट कर देते हैं, 2 तिया 6 हो जाएगा, और प्लस 4 9 36 का 6 हो जाएगा, और 4 7 28, 28 और 3 कितना होगा दोस्तों, 31। ये हो गया। तो यहाँ 40 और ये 316 और 6 कितना होगा, 316 और 6 जो है वो 322 हो गया, 322। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, फिर 4 दूना 8 हो जाएगा, और 4 तिया 12, और यहाँ पर 1 0 है तो हम लोग यहाँ लगा देंगे। तो देखिए ये हमारा S80 का आ चुका है, ये हमारा आंसर भी यही होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को काफ़ी आसानी ढंग से सॉल्व कर लिए हैं। आपको अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इस फॉर्मूला को नोट कर लीजिए, है ना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में हमेशा आते रहेगा। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 2145 में जोड़ने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। दोस्तों हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है 2145, है ना, 2145। इसे मुझे पूर्ण घन संख्या बनाना है। क्या बनाना है, पूर्ण घन संख्या। तो इसमें क्या जोड़ दें सबसे छोटी संख्या जो ये पूर्ण घन संख्या बन जाए दोस्तों। तो ये अभी पूर्ण घन संख्या नहीं है, है ना। तो इसके आगे जो पूर्ण घन संख्या है वो आप देखिए कि इसके आगे कौन पूर्ण घन संख्या है। तो इसके आगे आपको याद होना चाहिए कि इसके आगे जो पूर्ण घन संख्या है वो 2197 है। कितना है, 2197, है ना, 2197। तो दोस्तों ये 2145 जो है यानी 2145, इसको आपको 2197 बनाना है। तो इसमें कितना जोड़ेंगे कि ये बन जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर आप कितना जोड़ेंगे, आप यहीं पर आप जोड़ दीजिए, है ना। कितना जोड़ेंगे, 2145 को 2197 बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, तो आप इसमें इसको घटा करके अब निकाल सकते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर 7 में 5 जाएगा तो ये हमारा कितना बचेगा, ये हमारा 2 बचेगा। फिर यहाँ 9 में 4 गया तो कितना बचा, 5 बचेगा, है ना दोस्तों। और उसके बाद फिर 21 में, ये 21 में 21 चला जाएगा तो 0, है ना। इसका मतलब मेरा आंसर जो है वो 52 होगा। यानी कि आप 2145, है ना, 2145 जो है उसमें अगर आप 52 जोड़ देते हैं तो ये हमारा 2197, जो कि किसका क्यूब है दोस्तों, ये जो है वो 13 का क्यूब है। कितना का, 13 का क्यूब है। 2197 जो है वो 13 का क्यूब है। तो 2145 को अगर हमको पूर्ण घन बनाना है, पूर्ण घन संख्या बनाना है, तो इसमें 52 जोड़ देना पड़ेगा। तो ये 2197 जो कि 13 का क्यूब होता है। तो ये हमारा आंसर कितना होगा दोस्तों, ये हमारा आंसर 52 होगा। कितना होगा, 52। तो दोस्तों अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है ना। देखिए क्या कहता है, x² इंटू 6² डिवाइडेड बाय 36² इजिकल टू कितना दिया हुआ है, 42।
9 है ना। अब यहाँ पर हमको पूछा जा रहा है यहाँ पर कि x का वैल्यू कितना होगा, है ना। तो चलिए x का वैल्यू आप यहाँ से आसानी ढंग से निकालिए। क्या निकलेगा x का वैल्यू? देखिए यहाँ पर ये x स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है, x स्क्वायर हो गया, है ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये अगर हम इसमें बॉडमास का जो रूल है उसको अगर फॉलो करें तो सबसे पहले हम लोग भाग को बनाएंगे, है ना। तो ये देखिए ये और ये डिवाइड में, यानी 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों? 36 हो जाएगा। और ये 36 2 बार है ना। 36 का स्क्वायर मतलब 36 2 बार है, तो डिवाइड में हम क्या लिख सकते हैं? 36 गुने 36 और बराबर कितना है दोस्तों? 49। तो एक 36 से ये 36 हम काट देते हैं, है ना। तो यहाँ पर अब दोस्तों यहाँ पर क्या होगा कि इसको अब हम एक 36 को इधर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, है ना। एक्स स्क्वायर इजिकल टू कितना हो जाएगा? 49 गुने 36, है ना। 49 गुने 36। अब यहाँ स्क्वायर है दोस्तों, है ना। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर अब हम देखते हैं कि दूसरे साइड जाता है तो क्या बन जाता है? स्क्वायर दूसरे साइड जाता है तो ये रूट बन जाता है, स्क्वायर रूट बन जाता है ना। तो अब हम यहाँ से स्क्वायर को अगर हटा दें, है ना, स्क्वायर को हटा करके इधर कर दें स्क्वायर, तो ये क्या चीज़ बन जाएगा? स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो अब यहाँ से स्क्वायर रूट इसमें जो है 49 का स्क्वायर रूट यानी 49 का रूट कितना निकलेगा? ये 7 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? ये हमारा 36 का 6 निकलेगा, यानी कितना निकलेगा दोस्तों? टोटल 7 42। ये हमारा आंसर 42 हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को भी आसानी ढंग से कर लिए। अब चलिए हम लोग इसके आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? सुमित ने 25,000 रुपया में एक लैपटॉप खरीद कर उसे 26,500 रुपया में बेच दिया, है ना। यानी 25,000 में एक लैपटॉप खरीदा और 26,500 रुपया में बेच दिया। तो सुमित द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात करें, है ना। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर खरीद और बिक्री हुआ है, तो खरीदी कितना में हुआ है, यानी जिसको क्रय मूल्य बोलेंगे, है ना। क्रय मूल्य कितना है? 25,000 है। कितना दोस्तों? 25,000। क्रय मूल्य जो है वो हमारा 25,000 है ना। चलिए 25,000 रुपया हमारा क्रय मूल्य है। और ये बेचा कितना में? लैपटॉप कितना में बिका है? जिसको हम लोग विक्रय मूल्य बोलते हैं, है ना, जिसको एसपी भी बोल सकते हैं हम लोग। क्रय मूल्य मतलब होता है सीपी और विक्रय मूल्य मतलब होता है एसपी, है ना। तो अब यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों? ये हमारा 26,500 रुपया में ये बेच दिया, है ना। तो यहाँ देख रहे हैं दोस्तों लाभ कितना हुआ? तो ये यहाँ से यहाँ तक आने में, है ना, मतलब कहने का मतलब क्रय मूल्य ये है और विक्रय मूल्य ये है, यानी 25,000 रुपया में खरीदा, 26,500 रुपये में बेच दिया। तो ये हमारा लाभ कितना हुआ दोस्तों? ये हमारा लाभ जो होगा वो देखिए यहाँ पर लाभ कितना होगा? हम विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटा देंगे। तो ये जो हमारा 26,500 रुपया है, तो इसमें अगर हम घटा देते हैं 25,000 तो ये हमारा लाभ मिल जाता है 1,500 रुपया। कितना? 1,500 रुपया हमारा लाभ हो जाता है ना। लाभ कितना है दोस्तों? 1,500 रुपया हो गया, है ना। लाभ हमारा 1,500 रुपया ये हो गया। तो अब हमको लाभ प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा? लाभ प्रतिशत यानी कि लाभ हमको मालूम हो गया, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए बस सिंपल सा फॉर्मूला, कितना लाभ है? 1,500 गुने 100 और बटे कितना में लाभ हुआ, यानी लाभ जो होता है, लाभ या हानि, वो हमारा क्रय मूल्य यानी सीपी पर होता है। तो हमारा क्रय मूल्य कितना है? 25,000, यानी हम यहाँ पर 25,000 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 25,000। अब देखिए इसको कैंसिल कर दीजिए। ये हमारा 2 जीरो यहाँ से कट गया, 1 जीरो हमारा यहाँ से कटेगा, 1 जीरो हमारा यहाँ से कटेगा, है ना। अब यहाँ से देखिए 25 से कम 25, है ना, और ये 25 छक 150, यानी कि हमारा टोटल कट के कितना है दोस्तों? 6%। कितना? 6% हमारा लाभ होगा यहाँ पर। तो ये हमारा आंसर हो गया, है ना। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी पेन को 56 रुपये में बेचने पर 30% की हानि होती है तो 20% लाभ के लिए उसे कितने मूल्य पर बेचना होगा? ये हमारा क्वेश्चन है। यानी कि अगर हम लोग पेन को 30% हानि पर बेचते हैं तो पेन कितना में बिक रहा है? पेन जो है वो हमारा 70% में बिक रहा है। पेन कितना में बिक रहा है? 70% में बिक रहा है। क्योंकि हम लोग अगर किसी भी चीज़ पर पैसा खर्च करते हैं, यानी कहीं भी अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो वो हम 100% करते हैं। तो यहाँ पेन जो खरीदें उसमें भी हम 100% लगाएं, लेकिन 30% घाटा हो, तो 30% अगर घाटा हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि पेन जो है वो 70% में ही बिका है। तो 70% में बिका है, इसका मतलब कितना रुपया में बिका है दोस्तों? इसका मतलब है कि ये हमारा 56 रुपया में बिका है। कितना रुपया में? 56 रुपया में ये हमारा पेन जो है वो बिका है। ठीक है, तो एक
प्रतिशत का वैल्यू कितना होगा दोस्तों, 1% का वैल्यू आप निकालिए। तो 1% का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं 56/70 इतना रुपया, है ना। तो अब हमें अगर 20% फायदा लेना है, कितना 20% अगर फायदा लेना है तो हम लोग 120% का वैल्यू निकालेंगे, है ना। अगर 20% फायदा में बेचना है तो 120% में पेन को बेचना पड़ेगा, 100% अपना और 20% जो है वो फायदा लेना है ना। तो पेन को 120% में बेचना पड़ेगा, तो 120% का वैल्यू निकालिए, है ना। तो 1% का अगर वैल्यू निकल गया तब आपको 120% का वैल्यू निकालना है, यानी कितना हो जाएगा 56/70 गुने 120, है ना। बस इसको आप काट दीजिए, आपका जो यही आएगा वो आंसर होगा, है ना। चलिए ये हमारा कितना हो जाएगा, ये और ये खत्म हो जाएगा। और यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों 7 एकम 7, 7 8 56, है ना। तो यहाँ से कितना बचेगा टोटल 12, ये 12 है और ये 8 है, 12 8 96, यानी हमारा जो है वो 96 रुपया हमारा इसका विक्रय मूल्य होगा, अगर 20% हमें फ़ायदा लेना है तब। अब चलिए हम लोग इसके अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं। तो दोस्तों अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 और ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग काफ़ी अच्छे ढंग से सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में कहता है 6 रुपया, 3 रुपया, 10 पैसा एवं 30 पैसा का औसत क्या होगा, है ना। तो क्या क्या बोल रहा है दोस्तों, हम लोग इसको ज़रा देख लेते हैं। 6 रुपया, 3 रुपया, 10 पैसा एवं 30 पैसा का औसत क्या होगा। तो दोस्तों आप लोग को औसत का फॉर्मूला मालूम होगा। औसत बराबर क्या होता है ना। औसत बराबर क्या होता है, प्रेक्षणों का योग, है ना। प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, है ना। प्रेक्षणों की संख्या। औसत बराबर प्रेक्षणों का योग, यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हमारा औसत का फॉर्मूला होता है। यानी आपको जिसका भी औसत निकालना है वो सबको जोड़ दीजिए, जो भी आपको प्रेक्षण दिया हुआ है, यानी जो भी आपको मात्रा दिया हुआ है सबको जोड़ करके, और कितना मात्रा है यानी कितना प्रेक्षण है उससे आप भाग दे दीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो औसत निकालना है वो क्या है दोस्तों, 6 रुपया का, है ना। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ रुपया और पैसा दोनों दिया हुआ है, तो आपको एक ही यूनिट में सबको रखना है, चाहे तो रुपया में रखिए या तो पैसा में रखिए, है ना। तो देखिए यहाँ पर हम लोग सबको रुपया में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 6 रुपया तो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 3 रुपया, है ना, 3 रुपया, है ना, ये भी 3 रुपया, कोई दिक्कत नहीं है। 10 पैसा है, तो 10 पैसा है दोस्तों, तो इसको अगर हम लोग रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा आएगा 0.1 रुपया, है ना। और फिर अब हम 30 पैसा को लिखेंगे तो लिखेंगे 0.3 रुपया, है ना। तो देखिए सब जितने भी मेरे पास प्रेक्षण आए हैं वो सब मैंने इसको एक ही इकाई में यानी एक ही यूनिट में कर लिया है। अब यहाँ पर कितना प्रेक्षणों का योग तो हो गया है, डिवाइडेड बाय प्रेक्षणों की संख्या कितनी है उससे भाग दीजिए। 1 2 3 4, है ना। इसको हम लोग 4 से भाग दे देंगे, है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। तो ये हमारा कितना निकल करके आएगा, ये हमारा क्या है, औसत है। क्या है, औसत। औसत यहाँ लिख दीजिए, है ना। ये हमारा क्या निकल के आ रहा है दोस्तों, औसत निकल के आ रहा है। तो देखिए 6 और 3 9 और यहाँ पर फिर कितना हो जाएगा 0.1 और 0.3, यानी कि हमारा जो टोटल कैलकुलेशन होगा यानी 9.4 होगा। कितना, 9.4, और इसको डिवाइड करेंगे हम लोग 4 से, है ना। अब इसको 4 से आप डिवाइड कीजिए, जो होगा वही आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कितना हैगा, 4 से 2 बार में इसको काटेंगे, 1 बचा, है ना। तो यहाँ पहले पॉइंट हम लोग लिख लेंगे, फिर यहाँ 14 होगा, तो 4 3 12, है ना। ये 12 कटेगा 14 में, 2 बच गया, तो कितना बार में ये कट जाएगा, 4 5 20, है ना। तो हम लोग का जो आंसर होगा वो 2.35, ये हमारा आंसर हो गया इसका औसत, है ना। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग आज इस वीडियो में 10 क्वेश्चन को डिस्कस किए। अब हम लोग आगे आने वाले वीडियो जो होगा उसमें इसी तरह का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे, है ना। तो आप
हमारे इस चैनल के साथ जुड़िए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।